हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज डिस्कस करूंगा वो है हमारा G7 मीटिंग, जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर जापान में हिरोशिमा, पर्टिकुलरली हिरोशिमा ये जो प्लेस है जापान में, वहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, जहाँ पर G7 मेंबर्स हैं और कुछ उसमें गेस्ट मेंबर्स भी उनको बुलाया गया है। मीटिंग में जो की इशूज़ जो डिस्कस किए जाने हैं वो बड़े ही ग्लोबल और रीजनल इम्पोर्टेंस के लिए वैल्यू रखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत करीब 2015 के बाद से कंटिन्यूस डिस्कशन है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के, और जो एशियन कंट्रीज़ हैं ASEAN, साउथ एशियन नेशंस एसोसिएशन ऑफ नेशंस जो है 10 मेंबर्स हैं उसमें, उन सभी लोगों का एक क्यूमुलेटिव कंट्रीज़ का एक अपना मेंबर है, ग्रुप है, और उनको भी वहाँ पे बुलाया गया। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल जिनको हम कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल एक अलग कॉम्पोनेंट है, प्रेसिडेंट अलग होता है। तो जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस, उनको भी वहाँ पे बुलाया गया है। उन्होंने वर्ल्ड के जितना भी आजकल इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप यूक्रेन के इश्यूज़ को देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी ऑन गोइंग है, करीब 1.5 साल के ऊपर हो चुका है, तो इस इशूज़ को उससे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होंगे, क्लाइमेट इशूज़ जो होंगे, रीजनल डिस्टर्बेंसेस जो हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्डर्स को बेल ऑर्डर में रखना, ये सारी इशूज़ उन्होंने G7 के प्लेटफॉर्म पर रेज किया। रीज़न है उसका क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, है ना, तो उनका एक अपना एक पुट द ग्लोब इनटू द ऑर्डर, है ना, रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर एवरीवेयर। तो उनका जो स्कोप है, नहीं, उनका जो सेट ऑफ मैंडेट है, उनको इस तरह का है कि पूरी तरह दुनिया में ऑर्डर हो। लेकिन बाकी कंट्रीज़ के जो रीजनल लीडर्स हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं, जैसे फॉर नरेंद्र मोदी जी हैं, या फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की एल्बनीजी जी जो हैं, और मिस्टर बाइडन, इन सभी के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन जो जनरल असेंबली के जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो ओवरऑल ह्यूमैनिटी, ओवरऑल नहीं, पूरे सिस्टम के लिए काम करते हैं, तो उनके इशूज़ डिफरेंट थे और इन लोगों के अपने इशूज़ डिफरेंट हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि मिस्टर जेलेंस्की, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो आकर के नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कन्विंस किया है कि जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है मैं उसे आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, जो बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है पीस प्रोसेस में, जिससे चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन डिस्कशंस हुए दोनों तरफ, क्योंकि वो ऑफिशियल होता है और बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं, तो लेकिन उनके जो जेस्चर से लग रहा था दोनों को देख करके वो पॉजिटिव जेस्चर था। लेकिन मिस्टर जेलेंस्की इंडिया के स्टैंड से खुश तो नहीं है, और G7 के जो कंट्रीज़ हैं और उनके जो इशूज़ हैं, पर्टिकुलरली जो आज का 40 साल आगे तक का इशू जो होगा वो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो डिस्कशन में हमेशा बनने वाला है। तो इसको लेकर के उसके से इंडो पैसिफिक मीनिंग ये है कि जो साउथ चाइना सी है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट है। और क्योंकि ये रीजन जो है कि अगर आप देखें तो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन, ये दोनों जो हैं ट्रेड के लिए बड़े इम्पोर्टेंट
हैं, और इसमें जो डीप सी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको कंट्रीज कंसिडर करती हैं। करीब 70%, 65-70% जो दुनिया का ट्रेड होता है तो इसी रीजन से होता है। अगर इसको मलाका स्ट्रैट जो है इंडोनेशिया में, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो ये ट्रेड डिस्टर्ब होगा। सो इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसको वेल ऑर्डर में रखने के लिए, नहीं कोई छोटी कंट्री किसी बड़ी कंट्री को या बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री को धमकाए नहीं, तो एक लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो मेंटेन हो। ये इशूज है। आजकल जो चाइना का एक्शन है वो बड़ी बुलिंग एक्शन है, बदमाशियां करता है वो, बेलिजेंट एक्शन है ऑल ओवर। उसके बॉर्डर पर देखें तो उसके जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, मेन इशू वो है, वो केवल ताकत की बात समझता है, लॉ को नहीं रिकॉग्नाइज करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। और अगर ऐसा ना किया जाए तो कुछ ऐसे आप लोग देखते होंगे कि आपके कॉलेजेस में 2-4 बच्चे इस तरह होते हैं जो ऑर्डर नहीं मानते, नहीं तो उनको अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसी तरह है चाइना, इसका इंडिया के साथ ही डिस्प्यूट नहीं है। अगर आप देखें तो जापान के साथ है, इवन दो रशिया के साथ भी इनका डिस्प्यूट है, लेकिन आजकल अब पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है तो रशिया और चाइना एक साथ हैं एक पेज पर। लेकिन अभी ये भी बात आप लोग देखें कि वो बोलता है कि हमारी रशिया के साथ, चाइना बोलता है कि हमारी रशिया के साथ कोई लिमिट नहीं है रिलेशनशिप की, लेकिन अभी चाइना ने एक सिंगल ना ही मिसाइल भेजे हैं ना ही बुलेट्स भेजे हैं रशिया के साथ, कोई हेल्प नहीं की है। सोचिए इस तरह का दोस्त है वो। पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंसा है, करीब 40+ कंट्रियां हैं जो डेट ट्रैप में फंस गई हैं, क्योंकि चाइना के जो लोन्स उसकी वजह से इन्होंने ऐसे लोन्स दिए हुए हैं, जैसे गांव में कुछ लोग लोन देने वाले होते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर देते हैं, जिससे वो दोबारा वो पेमेंट कर ही ना पाए और फिर हमारी कंडीशंस को वो मानेगा। इस तरह की डिप्लोमेसी ये लोग करते हैं। तो बहुत सारी कंट्रियाँ इससे फंस गई हैं डेट ट्रैप। तो चाइना पर लोग विश्वास नहीं करते ओवरऑल ये, और यही एक ही ग्लोबल कंट्री है जो अभी ताकतवर भी हुई है और वही डिस्टर्ब कर रही ग्लोबल ऑर्डर को। इसी को कटेल करने के लिए, इसी को प्रेशर करने के लिए ये 4 कंट्रियाँ जो क्वाड ग्रुपिंग है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, जापान, मिल करके एक उनके खिलाफ एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसको इसको रोका जा सके। बहुत ज़रूरी है ये। अब देखिए इंडिया के साथ ही वो हर पल डिस्प्यूट करता है। अभी G20 की मीटिंग होनी है श्रीनगर में, तो वो चाइना बहादुर कह रहा है कि हम वहाँ नहीं आएंगे। उसके साथ 2-3 कंट्रियाँ और भी हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्की, सऊदी अरेबिया काइंड ऑफ कंट्रीज जो हैं वो कह रही हैं कि हम नहीं आएंगे। सो ये एक अलग तरीके का ग्लोबल एटमॉस्फेयर बन गया है। बहुत डिस्टर्बेंस है चारों तरफ अब दुनिया के एटमॉस्फेयर पर। छोटी छोटी जो कंट्रियां हैं बड़े दबाव में हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ उस तरह से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बन गया, लिविंग स्टैंडर्ड। उसको मेंटेन रखने के लिए कंट्रियों ने लोन लिए। अब वो पे बैक करने में उनको मुश्किल हो रही है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट ग्रेडिंग पर है वो। तो इसलिए वो बड़ी ही डिस्टर्बेंस एक इस फ्रंट पर हो गया है ग्लोबल ऑर्डर में।
बड़ी फ्यू कंट्रीज़ हैं जो आज अभी स्टेबल हैं, उनको उंगली पर गिना जा सकता है 200 कंट्रियों में। दुनिया के 200 कंट्रियों में, जो कि 193 हैं यूएन में मेंबरशिप में, और उनमें अगर आप देखें तो मुश्किल से 50 कंट्रियां हैं जो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, जिनमें ऑर्डर्स हैं। बाकी सारे 150 कंट्रियां जैसे मतलब उसमें स्टेबल नहीं है, डिस्टर्बेंस है किसी न किसी तरीके से। जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, ये भी एक बहुत अजीब डिस्टर्बेंस है। लोगों को दिखता नहीं है, आम आदमियों को, लेकिन पॉलिटिक्स एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है किसी भी और सब्जेक्ट से। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देश की इंटीग्रिटी से है। पॉलिटिक्स को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है हर आदमी को देश के अंदर। पॉलिटिक्स से जीवन है। थैंक यू वेरी मच। चीज़ें बहुत सारी शेयर करनी थी, लेकिन मैं अभी मुझे अपना काम करना है। न्यूज़ बहुत सारी होती है, आप लोग पढ़ा करें न्यूज़पेपर, बहुत अच्छा होगा। और कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं, मैं कभी कभी उसको वीडियो में डाल दूँगा। लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाता, रीज़न है खुद बिजी रहता हूँ बहुत ज़्यादा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, डे बाय डे, हर दिन, और चीज़ों को समझें और सेल्फ डिपेंडेंट हों। अपने डिसीजंस आप खुद लिया करें। थैंक यू वेरी मच।